ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दोबारा से बात कर रहा हूं कि हमने अपना सब्जेक्ट शुरू किया बाय द नेम CCN, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स। अगर हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ना है तो उसके लिए क्या चीज कम्युनिकेशन, सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन कहते हैं किसे हैं। तो हमने कहा कम्युनिकेशन ये है कि अगर एक तरफ शैनन ने कहा कि एक तरफ अगर सोर्स हो तो दूसरी तरफ डेस्टिनेशन हो, ये हमें शैनन ने कहा। लेकिन साथ ही उसने कहा कि सोर्स कोई सिग्नल जनरेट करेगा, कोई इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा, और डेस्टिनेशन उसको एग्जैक्टली या अप्रोक्सीमेटली रिसीव कर ले। तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन हो गई। लेकिन हमने फिर देखा कि नहीं, इस सोर्स और ट्रांसमीटर के डेस्टिनेशन लाजमी तौर पे कोई एक दूसरे के साथ साथ नहीं बैठे हुए, इवन उनके साथ भी बैठे हुए हैं। मिसाल के तौर पे आप मेरे करीब हैं, लेकिन अगेन वी नीड ए ट्रांसमिशन सिस्टम, वी नीड ए चैनल, वी नीड ए मीडियम विच इज एयर इन आवर केस। तो यहां पे कोई ट्रांसमिशन, और अगर आप मिसाल के तौर पे कराची में बैठे हुए हैं, आप किसी दूसरे मुल्क में हैं, तो फिर तो दरमियान में एक ट्रांसमिशन सिस्टम का होना मस्ट है। अब इस ट्रांसमिशन सिस्टम की मैंने कहा कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वो कहता है कि अगर आप अपनी सिक्योरिटी चाहते हो, कॉन्फिडेंशियलिटी चाहते हो, तो क्या कर दो, सिग्नल को इनक्रिप्ट करो, सोर्स को बता रहा है। सोर्स कहता है मैं तो नहीं कर सकता। फिर वो ट्रांसमिशन सिस्टम कहता है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे तुम भेज रहे हो उस पे मैं रिसीव नहीं करूंगा, मुझे तुम हाई फ्रीक्वेंसीज पे दो, रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे दो फॉर एग्जांपल, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे दो फॉर एग्जांपल। तो इसके लिए क्या क्या गया, सोर्स को फिर कहा गया, सोर्स कहता है मैं नहीं कर सकता, आई कांट चेंज द फ्रीक्वेंसी, आई कांट चेंज द एम्पलीट्यूड, आई कांट चेंज द फेज फॉर एग्जांपल। फिर ट्रांसमिशन सिस्टम कह रहा है कि जी इट इज नाइस कि दैट यू सेंड रे डिजिटल सिग्नल। हमने कहा हमारे हमें नहीं है, हमारे पास तो एनालॉग सिग्नल है, वॉइस है फॉर एग्जांपल। तो हमने A to D कन्वर्टर करके एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने कहा कि जी हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा है, अगर उसी तरह भेजा तो जो बैंडविड्थ है वो बड़ी बुरी तरह से इस्तेमाल होगी। तो हमने कहा सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये कि इनको कंप्रेस कर दो। तो हमने कंप्रेशन कर दी। ये मैंने सिर्फ 4 चीजें बड़ी बड़ी बताई, इसके अलावा और बड़ी चीजें हैं। मिसाल के तौर पे आपने एरर डिटेक्शन करना है कि भाई अगर मेरे रास्ते में अगर मेरा कोई सिग्नल में तब्दीली हो जाए, नॉइज उसको करप्ट कर दे, तो डेस्टिनेशन को पता चल जाए कि ये वो सिग्नल नहीं है जो सोर्स ने भेजा है। तो ये सारे काम के लिए फिर सोर्स ने कहा मैं क्या करूं, उसने कहा जी मैं एक ट्रांसमीटर लगा लेता हूं जो ये सारे काम करेगा। फिर हमने कहा ट्रांसमीटर को तो दे दिया, अब हमने ट्रांसमिशन सिस्टम के हवाले कर दिया। लेकिन अब ये जो कुछ भी ट्रांसमीटर ने दिया वो डेस्टिनेशन के काबिल नहीं रहा, क्योंकि वो तो इनक्रिप्टेड है, क्योंकि वो तो हाई फ्रीक्वेंसी पे है, क्योंकि वो तो कंप्रेस्ड है, क्योंकि वो तो डिजिटल है। इसको वापस लाना पड़ेगा। तो वापस लाने के लिए हमने रिसीवर लगा दिया, और रिसीवर ने इसको वापस अपनी असल हालत में ले आया। तो यूं हमने देखा कि हमारे पास 5 बेसिक कंपोनेंट होने चाहिए। क्या, सोर्स, इसी तरह सोर्स, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन सिस्टम, रिसीवर और डेस्टिनेशन इन एन ऑर्डर। कुछ बात समझ आ रही है, नहीं आ रही समझ, थोड़ी थोड़ी, कि बिल्कुल नहीं समझ आ रही, आ रही है, चलिए दैट्स ग्रेट। तो यही चीज हमने यहां पे देखने की कोशिश की। मिसाल के तौर पे अगर हम यहां पे आपको दिखाएं तो हमने यही कहा कि क्या चाहिए, सोर्स चाहिए। सोर्स एनालॉग भी हो सकता है और सोर्स डिजिटल भी हो सकता है। हम ना किसी एनालॉग सोर्स का एग्जांपल दो। शाबाश। आमना आपका नाम क्या है? तो इसने जवाब दे दिया। आमना जो सोर्स अब इसने प्रोड्यूस किया वो एनालॉग था, एनालॉग है। इसी मतलब योर वॉइस, एनालॉग का मतलब आप अभी पढ़ रहे हो प्रॉब्ली सिग्नल सिस्टम्स, तो सिग्नल पढ़ लिए, पढ़ रहे हैं तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि एनालॉग सिग्नल किसको कहते हैं, वो सिग्नल जो कंटिन्यूस हो, जिसमें कोई वैल्यू भी किसी वक्त भी हो सकती है, ऐसे सिग्नल को क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल। तो अब मेरी वॉइस है,
इट कैन टेक एनी वैल्यू। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक नॉर्मली पहले एक एनालॉग सिग्नल बताऊं, तो ये है मिसाल के तौर पे, ये है मिसाल के तौर पे एक एनालॉग सिग्नल, क्योंकि एट एनी टाइम इट कैन टेक एनी वैल्यू, कोई वैल्यू भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे 1 भी हो सकती है, 1.01 भी हो सकती है, 1.02 भी हो सकती है, 1.02 टू 5 भी हो सकती है, एनी वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यूज में से कोई वैल्यू भी ले सकता है। ऐसे सिग्नल को क्या कहते हैं? एनालॉग। तो वन ऑफ द एग्जांपल इज वॉइस। तो आपने अच्छी एग्जांपल दी। आमना ने कहा कि अपना नाम लेके उसने बताया कि जो मैं ये बोल रही हूं, ये एनालॉग है। ठीक है। दूसरी एग्जांपल कोई और आप एनालॉग सिग्नल की देना चाहें? नाम क्या है? सुंदस ने कहा कि टेम्परेचर नहीं आपको नजर आ रहा। गुस्से में थी, कहती है आपको टेम्परेचर का नहीं पता, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, कोई वैल्यू भी ले सकता है। गर्मी में रुला देता है, सर्दी में हंसा देता है। इसका मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। तो आपने कहा टेम्परेचर, टेम्परेचर का मैयर भी जो है दैट इज एनालॉग क्वांटिटी। ठीक है। कोई और आप एनालॉग की एग्जांपल देना चाहते हैं? सर जो सेंसर की रीडिंग। सेंसर की रीडिंग्स, मिसाल के तौर पे आप लाइट इंटेंसिटी मैयर कर रहे हैं, आप ह्यूमिडिटी मैयर कर रहे हैं। ह्यूमिडिटी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपको पता है, क्योंकि सेंसर कोई वैल्यू मैयर करता है ना, हम वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो इस किस्म की वैल्यू, इस किस्म का सोर्स जो कि इस किस्म के सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? कौन सा सोर्स है? एनालॉग। लेकिन अगर मैं आपको कहूं मुझे किसी डिजिटल सिग्नल की एग्जांपल दो, तो क्या देंगे तारे? तारे कहता है आपके सामने कंप्यूटर पड़ा हुआ है ना, देख लो ना। सारे गुस्से में। तारे ने क्या जवाब दिया कि जो आपका कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहा है सिग्नल, दैट इज डिजिटल। इसका मतलब है कि क्या मेरा एक कंप्यूटर कम्युनिकेट नहीं करता नेटवर्क के साथ? बिल्कुल करता है। इसका मतलब जो सिग्नल भी ये प्रोड्यूस करता है वो क्या है? डिजिटल है। तो इसका मतलब कि सिग्नल आपका एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। वेरी नाइस। फिर हमने कहा कि ट्रांसमीटर में क्या क्या हो सकता है। हमने कहा ट्रांसमीटर में मिसाल के तौर पे मेरी जो वॉइस है, ये किस फॉर्म की एनर्जी है? विच टाइप ऑफ एनर्जी इट इज? साउंड एनर्जी, एकॉस्टिक एनर्जी। लेकिन जो जो टेलीफोन पे मेरी वॉइस जा रही है, वो कौन सा सिग्नल है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। इसका मतलब है कि कोई तो है जो कि मेरी साउंड एनर्जी या एकॉस्टिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, है ना जी? तो हर वो चीज जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में तब्दील करती है, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर। क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर। ये देख लें, ट्रांसड्यूसर नजर आ रहा है? तो ट्रांसड्यूसर यानी जब मैं बोलता हूं तो ट्रांसमीटर क्या करता है कि वो वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेशन से क्या चीज प्रोड्यूस होती है? फ्रीक्वेंसी, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसी तरह मेरा वॉइस भेजना है दूर, तो मैं तो चीख नहीं सकता इतना कि कराची तक मेरी आवाज पहुंच जाए। तो लानी तौर पे उसको मुझे थोड़ा सा उसकी पावर एनर्जी इंक्रीज करनी होगी। तो अगर एनर्जी इंक्रीज करता हूं या पावर इंक्रीज करता हूं, लाउडनेस इंक्रीज करता हूं, तो किसका मतलब मुझे क्या चाहिए? एम्पलीफायर। फिर मैंने कहा कि अगर मुझे उसको हाई फ्रीक्वेंसी पे ले जाना है, तो मुझे क्या चाहिए? मॉड्यूलेटर अलोंग विद द ऑसिलेटर। क्योंकि ऑसिलेटर क्या चीज प्रोड्यूस करेगा? इस मॉड्यूलेटर के लिए एक खास सिग्नल की जरूरत है, जिसको क्या कहते हैं? कैरियर। कैरियर कौन जनरेट करेगा? ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या करता है? कैरियर जनरेट करता है, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। क्लियर हो मेरी बात यहां तक? फिर और क्या चाहिए मुझे? पावर एम्पलीफायर्स भी चाहिए।
और अगर मैं वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहा हूं तो हर वायरलेस डिवाइस में क्या चीज होना जरूरी है? एंटेना। आप कहेंगे कि क्या, आपसे अगर मैं दो क्वेश्चंस करूं, हाँ चाबी नंबर की, हाँ अरे कितने चलते आठ नो बे ऑफिस में पड़े थी, हाँ बस ठीक है वस्ताद, अगर चलते समय चाबी मात्र मेरा उषा जी जनाब। तो आपको मैं पूछ रहा था कि क्या ये जो आपको डिवाइस एंटेना, सॉरी मेरा लैपटॉप नजर आ रहा है आमना, ये किसकी कौन सी कम्युनिकेशन कर रहा है इस वक्त? क्योंकि डेफिनेटली इट इज कनेक्टेड विद जूम, यू कैन सी। तो कौन सी कम्युनिकेशन है? अगेन आमना ने दिल में कहा वायरलेस कम्युनिकेशन है। कौन सी कम्युनिकेशन है? वायरलेस कम्युनिकेशन है। और अगर वायरलेस होता है तो फिर क्या चीज जरूरी है? तो वो तो यहां नजर नहीं आ रहा, तो इन्होंने कहा इम्बेडेड है। क्या है? इम्बेडेड है। इसी तरह आपको आपके मोबाइल में भी नजर नहीं आता, लेकिन वहां भी इम्बेडेड है। तो बाज केसेस में एंटेना नजर आता है, बाज केसेस में नजर नहीं आता। जैसे मिसाल के तौर पे क्लास खत्म हो तो इस क्लास में चले जाओ डीएसपी लैब में, तो वहां पे आपको नजर आता है कि एक दीवार आपके डोर के साथ ही ऊपर एक एक्सेस रूटर लगा हुआ है और उसके मल्टीपल एंटेनास नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इस कॉरिडोर में मूव करें तो व्हाइट कलर के भी आपको एक्सेस पॉइंट नजर आ रहे हैं, उसमें एंटेना नजर, क्यों? क्योंकि एम्बेडेड है। इसका मतलब है ये नहीं कह सकते हो कि एंटेना नहीं है। क्या है एंटेना? एम्बेडेड है। तो एंटेना कैन बी एम्बेडेड और कैन बी विजिबल। क्लियर हो मेरी बात? फिर हमने कहा कि जनाब चैनल यानी ट्रांसमिशन सिस्टम यानी मीडियम, तो मीडियम जो है गाइडेड भी हो सकता है और अनगाइडेड भी हो सकता है। गाइडेड की एग्जांपल कॉपर भी हो सकता है, गाइडेड की एग्जांपल फाइबर भी हो सकता है। फाइबर, तो ये तो बड़ा आसान है कि अब के सुंदर कॉपर की जो वायर है किस मटेरियल से बनी होगी? कॉपर से। आसान सवाल था बिल्कुल। कॉपर की केबल किससे बनी होगी? लेकिन अगर, व्हाट्स योर नेम? फाइका। फाइका से पूछूं कि फाइबर किससे बना होगा? फाइका ने कहा दिल में कि यह बना होगा ग्लास से, सिलिका से। किसे बना होगा? शीशे से, सिलिका से। लेकिन योर नेम? जवार कह रहा है कि प्लास्टिक से भी बनता है। प्लास्टिक फाइबर भी हो सकता है और ग्लास का भी हो सकता है। क्लियर होगी मेरी बात जी? अच्छा जनाब, अगर अनगाइडेड है तो एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम भी हो सकता है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? इज देयर एनी क्वेश्चन? क्यों सवाल? क्लियर है? अगर मैंने कहा कि जो काम ट्रांसमीटर ने किया है मोस्टली उसके ऑपोजिट काम कौन करेगा? रिसीवर। तो अगर अगेन अगर अगर लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर वायरलेस है तो एंटेना, अगर वायरलेस नहीं है तो फिर एंटेना की जरूरत नहीं है। तो यही वो कह रहा है कि जी अगर रिसीवर है तो अगर वो वायरलेस था तो इधर भी एंटेना होगा। अब लाइक तौर पे सिग्नल ट्रेवल करके अगर पहुंचा है, सिग्नल अगर ट्रेवल करके पहुंचा है तो वो कमजोर हो गया है, और अगर वो कमजोर हो गया तो उसको क्या चाहिए? फिर उसको आपने जवान करना है। जवान करने के लिए किससे गुजारोगे? एम्पलीफायर से। क्लियर? इसी तरह अगर आपने यहां उसको मॉड्यूलेट किया था
हाई फ्रीक्वेंसीज पे ले गए थे तो उसको वापस अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पे लाना है, जिसको कहते हैं डीमॉड्यूलेटर। इसी तरह अब जिस तरह के मॉड्यूलेटर के साथ ऑसिलेटर की जरूरत है, इस तरह डीमॉड्यूलेटर के साथ भी ऑसिलेटर की जरूरत है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है मॉड्यूल ऑसिलेटर? कैरियर, कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। नहीं समझ आ रही? फिर अगर आपने पावर, यहां पे भी आपने पावर एम्पलीफायर, यहां भी पावर एम्पलीफायर, वहां पे आपने सिग्नल की को कॉस्टिक एनर्जी से मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया, तो सारे सिग्नल इलेक्ट्रिकल में जाता रहा। लेकिन जब आपको सुनना है तो कौन सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल सुनोगे? वापस से कॉस्टिक एनर्जी चाहिए, इसका मतलब फिर ट्रांसड्यूसर चाहिए। क्लियर? इसी तरह अगर आपका रिसिपिएंट है तो वो आप भी हो सकते हैं, वो आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, और वो मौलाना साहब जो हैं वो अपनी स्पीकर को भी दे सकते हैं कि सब सुन लें। ऐसा ही है ना? तो दिस इज अ brief description about the a transmission system, a communication system। जी, पावर एम्पलीफायर होता है वो पावर ऑफ द सिग्नल इंक्रीज करता है। पावर आपको पता है कि VI के बराबर होती है, लेकिन अगर कोई सिग्नल वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है तो इट इज सिंपल एन एम्पलीफायर। एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है तो दैट इज, लेकिन पावर का मतलब होता है कि दैट इंक्रीजिंग द VI। एनीहाउ, अब हम आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन और भी इंटरेस्टिंग चीज की तरफ, और वो ये है, जी यहां पे आ गया। अब मैं आपको थोड़ा और डेप्थ में बताना चाहता हूं कि डिजिटल ट्रांसमीटर क्या होता है। मोस्टली जैसे मैंने अभी हमने एग्जांपल ली, तो कई स्टूडेंट ने हमें बहुत सी एग्जांपल्स दी अबाउट द एनालॉग सिग्नल। मिसाल के तौर पे आपने अभी वॉइस की एग्जांपल दी, टेम्परेचर की दी, ह्यूमिडिटी की दी, लाइट इंटेंसिटी की दी। ऑल ऑफ दी सिग्नल्स आर एनालॉग, लेकिन हमने इसको ट्रांसमिट करना होता है थ्रू ए डिजिटल सिस्टम। एनालॉग सिग्नल कैसा होगा? अभी बताया है मैंने कि एनालॉग सिग्नल समथिंग लाइक दिस। आई होप इट इज विजिबल टू यू। ये कंटिन्यूस है क्या? नहीं है? अगर ये कंटिन्यूस है तो इसको किस टाइप का सिग्नल कहेंगे? कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को क्या कहते हैं? एनालॉग सिग्नल। लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, आपको पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि हम रिस्पॉन्स क्यों आप रिस्पॉन्स नहीं करते हैं? मुझे खुद ही कहना पड़ता है, इसने दिल में जवाब दिया है। एक भी नहीं पूछा डिजिटल सिग्नल फिर क्या है? डिस्क्रीट से क्या मुराद? वो फिक्स वैल्यूज देता है, लाइक उन वैल्यूज के अलावा वैल्यूज नहीं दे सकता। वो एक सर्टेन वैल्यू सब दे सकते हैं, वो भी कुछ भी इसे क्या कहते हैं? डिस्क्रीट टाइम। गलत कह रहे हो। डिजिटल डिजिटल और डिस्क्रीट सेम है कि मुख्तलिफ है? तो फिर दोनों में फर्क क्या है? डिजिटल से वो कुछ टाइम के बाद होते हैं और कुछ सर्टेन वैल्यू होती है। अच्छा, एक बात बताता चलूं कि थर्ड सेमेस्टर में हम आपके कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा बेड़ा गर्क करते हैं, जानबूझ के शायद करते हैं। तो हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल 0 1 है बस, इसके अलावा, या ऑन ऑफ, यानी दो स्टेट्स। लेकिन रियलिटी में दो दो गलत नहीं है, लेकिन दो लाजमी भी नहीं है। तो फिर क्या क्या ठीक बात दुरुस्त है? लिमिट का मतलब है कि मिसाल के तौर पे 1 से लेके 5 तक हो। नाम क्या है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ठीक कह रहा है गलत कह रहा है? उसने कहा गलत कह रहा है। मैंने तो नहीं कहा। क्या नाम है आपका? तो रिकॉर्ड हो गया कि अरीशा ने कहा कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता डिजिटल में भी। ठीक कह रही हो।
जनाब वापस आए थोड़ा सा इस पे, लेकिन अपने सिग्नल सिस्टम के टीचर से सीख के आना, अगले सेमेस्टर में आपको ये चीजें आनी होनी चाहिए, क्योंकि अगले सेमेस्टर में आप एक और बुरा वक्त गुजरेगा। कैसे बुरा वक्त गुजरेगा जी? नाम क्या है? मारिया। मारिया। तो मारिया को नहीं पता कि इसके बाद भी एक बुरा सेमेस्टर गुजरने आने वाला है, इसलिए नमाजी नमाजी दबा आगे बढ़ना शुरू कर दी। क्यों जी? बुरा वक्त आने वाला है, आपको भी नहीं पता? सर हमारे लेक्चर होगा, आपके लिए बोल रहा हूँ। नहीं, मेरे लिए तो अच्छा है। मुझे तो ऐसे स्टूडेंट मिले जो कुछ पूछे ही ना, नहीं मेरे लिए तो बादशाहत है। मेरे लिए तो वो मुश्किल होगा कि मुझसे धड़ाधड़ क्वेश्चंस हो और आप मुझे लाजवाब कर दें। क्या कह रहे हैं जी? कुछ नहीं, कुछ कहा तो है। कहा दिल में है, लेकिन जुबान से निकल भी गया है, स्लिप हो गया है। वापस आए जी। तो एनालॉग और डिजिटल, एनालॉग तो बता दिया कि एनालॉग का मतलब यह है कि यू हैव ए कंटिन्यूस वैल्यूज। कंटिन्यूस वैल्यूज का मतलब है यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज अवेलेबल, एंड अमंग दीज इनफाइनाइट वैल्यूज यू कैन चूज एनी। इफ दिस इज द कंडीशन, इट विल बी कॉल्ड एज, अभी तो आधी क्लास गुजर गई है, मोटर में बंद कर दी, बंद दिया जो फिर खैर है। क्या, अगर आपने मोटर में बंद किया तो फिर तो आपको सारी क्लासों में अलाउड है। अच्छा, नाम क्या है? उबैदुल्ला। तो जनाब वापस आ जाएं। तो मैंने कहा कि एनालॉग का मतलब ये है कि जैसे मैंने यहां पे नहीं लिख सकता, तो आई गो बैक, अब लिख सकता हूं। कुछ कर दिया, कंट्रोल सी भी कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया, स्टक है। एस्केप दबा के देखिए शायद। 6 दफा कर चुका हूँ। ये ना, सर कंट्रोल आर्ट और डिलीट दबा से टास्क मैनेजर आ जाए। कोई उधर ही गया। अच्छा जी, तो हमने कहा कि एनालॉग सिग्नल
ओके, वापस आ जाए जी। ये आपके अच्छे ताल्लुकात सब टीचर के साथ हैं या सिर्फ मेरे साथ है? नहीं, वो भी कहते हैं बड़े खामोश बैठे रहते हैं, इनको सब कुछ आता है। तो फिर पेपर देख के पता लगा। वो तो फिर टीचर को पता चलता है ना कि जो ये कह रहे थे, ये तो खामोशी थी सिर्फ। कैसे आना हुआ? ये सबने बात मिल के बात की है। वालेकुम अस्सलाम। तो फिर आना कैसे हुआ? प्लीज बी क्वाइट। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो सिग्नल है वो एनालॉग और डिजिटल में और डिस्क्रीट में आपको डिफरेंस बता रहा था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम ये कहें ठीक है। सो हमने कहा कि अगर हमारा अच्छा जी, इसको बड़ा कर दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले ये क्लियर कर लेने दें कि एनालॉग सिग्नल तो ये है कि आप कोई भी वैल्यू आपकी सिग्नल की लाइक दिस हो सकती है। तो सच अ सिग्नल इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। अगर मैं इस सिग्नल के कुछ सैंपल कर लूं, सैंपल का मतलब यह है कि खास टाइम के बाद मैं इसकी वैल्यूज ले लूं। मिसाल के तौर पे पहली वैल्यू में 0 टाइम पे ले लेता हूं, फिर T1 पे ले लेता हूं, फिर T2 पे, फिर T3 पे, फिर T4 पे, फिर T5 पे, फिर T6 पे, फिर T7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे। इन टाइम पे मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूं। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है? 0। यहाँ पे वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे वैल्यू क्या है? ये है। यहाँ पे वैल्यू फिर 0, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव समथिंग, यहाँ फिर 0, यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे फिर कोई पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ फिर 0, फिर यहाँ फिर कोई नेगेटिव वैल्यू है, फिर कोई नेगेटिव वैल्यू है, फिर 0। और मैं इस सिग्नल को मैं इस सिग्नल को
हटा देता हूं, ये हटा दिए। अब सिर्फ इन टाइम्स पे या इन इंडेक्सेस पे सिग्नल की कोई वैल्यू है, और इन इंडेक्सेस के अलावा कोई वैल्यू नहीं। इस किस्म के सिग्नल को हम कहते हैं, ये कौन सा सिग्नल है? डिस्क्रीट। तो अब ये आपके पास एनालॉग से सैंपलिंग के बाद डिस्क्रीट सिग्नल आ गया। लेकिन अब भी इसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू कंटिन्यूअस है। इट कैन टेक एनी वैल्यू, इट कैन टेक एनी वैल्यू, इट इज स्टिल discrete. It is a discrete signal, sorry, but the amplitude values are still continuous. इसलिए हमें कहते हैं ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। लेकिन अगर हम इसका मतलब एक्स पे तो डिस्क्रीट है, टाइम पे डिस्क्रीट है, ओनली द सिग्नल इज अवेलेबल एट सर्टेन टाइम। लेकिन एट द वाई एक्सिस इट कैन टेक एनी वैल्यू। लेकिन अगर हम वाई पे भी इसको डिस्क्रीट कर दें, वाई पे भी इसको हम डिस्क्रीट कर दें, वाई पे भी इसको हम डिस्क्रीट कर दें कि इट विल कैन टेक ओनली 1 2 3 4 5 वैल्यूज, तो ये तो ऑलरेडी अच्छी बात है। ये सिग्नल ओरिजिन पे ही है, ये सिग्नल भी, ये सिग्नल यहाँ पे है, ये सिग्नल थोड़ा सा कम है तो इसको हम ज्यादा कर देते हैं, ये भी थोड़ा सा कम है, या ज्यादा कर दें या कम कर दें, लेकिन एग्जैक्ट इस लेवल पे ले आए। तो ये सिग्नल इसको भी इस वैल्यू पे ले आए, इसको भी ले आए। तो अब ये सिर्फ सिग्नल 5 डिफरेंट एम्पलीट्यूड ले सकता है। तो अब इसका मतलब ये टाइम पे भी डिस्क्रीट है और ये एम्पलीट्यूड पे भी डिस्क्रीट है। अगर ये दोनों पे डिस्क्रीट है तो इसको हम अब कहेंगे कौन सा सिग्नल? डिजिटल। क्लियर होगी बात? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारे पास, हमने कहा कि हमारे पास एक डिस्क्रीट सिग्नल नहीं बल्कि डिजिटल सिग्नल, हमारा ए टू डी कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, सिग्नल को एनालॉग हमसे लेता है, यानी कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हमसे लेता है, और हमें इस तरह का सिग्नल दे देता। तो जो आपकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ 2 ही लेवल होना जरूरी है, क्या ये गलत है? 2 ठीक है इस लिहाज से कि 2 इज राइट, लेकिन 2 ही कहना इज नॉट राइट। इट कैन हैव 2 levels, it can have 4 levels, it can have 8 levels, it can have 16 levels, it can have 64 levels। ठीक है, देखो 64 है तो पता है कि इन 64 में ही हमारा वैल्यू एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, इनफाइनाइट तो नहीं रहना। ठीक है बस, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ योर एनालॉग एंड डिजिटल। तो मैं आपको पढ़ा ये रहा था कि अगर मैं आपको इस स्लाइड के बाद यहां पे ले जाऊं और नेक्स्ट करूं, तो सबसे पहले आपको मैं पढ़ा रहा हूं कि एक डिस्क्रीट डिजिटल ट्रांसमीटर क्या है। तो डिजिटल नॉर्मली हमने कहा कि हमारे इर्द गिर्द जो सिग्नल है, जो इंफॉर्मेशन है, वो एनालॉग है। जैसे मैंने कहा आपकी वॉइस, ठीक है ना। फिर और इसकी शक्ल अगर देखनी है तो देख लो, ये आपको नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ना, ये कौन सा सिग्नल है? एनालॉग। तो अभी मैंने बताया कि हमें एनालॉग से सिग्नल को किस में ले जाना है? डिजिटल। तो ये देख रहे हैं कि हमने एक और बॉक्स लगाया, ब्लैक बॉक्स, जिसके ऊपर लिखा हुआ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ए टू डी कन्वर्टर। और अब आपका सिग्नल देखें, पहले एनालॉग था, अब 1 एंड 0 में आ गया है। यानी क्या, कौन सा सिग्नल हो गया है? डिजिटल सिग्नल हो गया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब जब ये एनालॉग सिग्नल में इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं, तो हमारे इस डिजिटल सिग्नल में भी इनफाइनाइट नहीं है लेकिन ज्यादा है। इनफाइनाइट नहीं है लेकिन ज्यादा है। अगर हम ये ज्यादा बिट्स को ट्रांसमिट करने की कोशिश करें अपने चैनल के ऊपर, तो चैनल अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा। कई चीजें जो कि नहीं चाहिए वो भी हम भेज रहे हैं चैनल पे।
तो चैनल इज नॉट बीन ऑप्टिमली यूज्ड। इसलिए हम क्या करते हैं अगले स्टेप पे, सोर्स इनकोडर क्या कर रहा है, नजर भी आ रहा है कि यहां पे काउंट करो कितने बिट्स हैं, आपने कहा 7, 2 4 7, यहां कितने हैं? इसके मतलब कम हो गए हैं, इसके मतलब कंप्रेस हो गया है। तो सोर्स इनकोडर का क्या काम होता है, वो कंप्रेस कर देता है। लेकिन इसको सोर्स इनकोडर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखता है कि ये बिट पीछे किसकी है। अगर ये वॉइस की है, ये वीडियो की है, ये डेटा की है, किसकी है, उसके मुताबिक ये कंप्रेस करता है। यानी हर एक का कंप्रेसर अलग अलग, हर एक का कंप्रेसर अलग अलग, इसलिए कहते हैं कि ये कंप्रेसर है लेकिन सोर्स को देख के इस्तेमाल होता है। क्योंकि आपका ख्याल तो ये है कि हर चीज को विनजिप कंप्रेस कर देती है, लेकिन दिस इज नॉट राइट। विनजिप इज ओनली फॉर डेटा, इट इज नॉट फॉर ऑडियो, इट इज नॉट फॉर वीडियो, इट इज नॉट फॉर वॉइस। तो हर चीज का कंप्रेसर अलग अलग, जैसे आपके टीचर हर सब्जेक्ट का अलग अलग। मिसाल के तौर पे आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा अपने चेयरमैन से हार्डवेयर यानी डीएलडी, आप उन्हें कहते नहीं जी हम डीएलडी नहीं पढ़ाएं, खैर है आप तो चेयरमैन है ना, तो आप हमें कम्युनिकेशन पढ़ाना शुरू कर दें, तो वो कहेगा नहीं दैट इज नॉट माई एरिया। तो इस तरह हर कंप्रेसर का अपना एरिया है, किस तरह के सिग्नल को ये कंप्रेस कर सकता है, इसलिए इसको नाम दिया गया सोर्स इनकोडर। क्लियर है मेरी बात। फिर क्या हुआ, सोर्स इनकोडर के बाद जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मिले, क्या मिले, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब होता है, जो डेटा किसी और को एक्सेस ना हो, तारिक ने कहा, ठीक है गलत कहा, फिर कह दिया गलत कहा, पता नहीं इसको क्या मसला है, वो समझ ना सके। एक्सेस तो कर सकता है, एक्सेस से आपने नहीं रोका, पकड़ सकता है, पढ़ नहीं सकेगा, तो दैट इज कॉल्ड, क्यों तुम ठीक ठीक बता देती हो, सुना नहीं सही। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि कोई अगर आपका सिग्नल पकड़ भी ले तो रीड ना कर सके। जैसे मिसाल के तौर पे, शायद मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी एग्जांपल दी हो, अगर मिसाल के तौर पे मैं यहां पे अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूं और यहां पे लिखता हूं AES, अगेन इंक्रिप्शन का टूल है, AES इंक्रिप्शन, ऑनलाइन इंक्रिप्शन, जस्ट टू शो, टू डिमॉन्स्ट्रेट, और मैं यहां से कोई भी ऑनलाइन इसको ले लेता हूं, ले लिया, यहां पे मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूं, मिसाल के तौर पर लिखा मैंने माई नेम इज एहसान उल हक, और यहां पे मैं कोई सीक्रेट की इसको दे देता हूं जो कि 128 बिट होनी चाहिए, क्योंकि वो हमने चूज किया हुआ है। मैं चेक कर लेता हूं कि ये 128 है कि नहीं, अभी पता चल जाएगा। और इसको मैं कहता हूं कि इसको इनक्रिप्ट कर दो, ये कहता है कि नहीं 104 है और 128 चाहिए, तो 7 बिट 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 7 हो गए 1 2 3 4 5 6 7, जी। कहता हूं इनक्रिप्ट कर दो, कहता है कि यू हैव 160, ज्यादा कर दिए, थोड़ा कम कर देते हैं, ये इनक्रिप्ट हो गया जी। क्या अगर ये, इसका तारिक मैं ये नहीं कह रहा कि ये पकड़ नहीं सकता है, ये तारिक को मैं तारिक को ये खुद यहां से कॉपी करके और उसके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल के देता हूं को पढ़ के दिखाओ, ये व्हाट्सएप ग्रुप, और ये आपका सीसी, सीसी क्या, CCN, तो ये CCN थ्योरी ये आ गया, और ये तारिक को मैंने दे दिया कि तारिक पढ़ के बताओ क्या लिखा है। समझ नहीं आई, जो असली चीज होगी। इसका मतलब है कि इसको समझ क्यों नहीं आई, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड है, पकड़ तो लिया इसने, क्योंकि इसका इनिशियल अंदाजा ये था कि कोई पकड़ नहीं सकता, हमने पकड़ के आपको दे दिया, लो पकड़ो ये पढ़ के बताओ, तो ये नहीं बता सका। अब डिक्रिप्शन किसे कहते हैं,
कि अगर मैं यही ले लूं, कॉपी करूं यहां से, और यहां पे मैं इंक्रिप्टेड टेक्स्ट लिख देता हूं, पेस्ट किया, और की मैंने यहां से कॉपी की देना जरूरी है, क्योंकि की नहीं है तो नहीं खुलेगा। करके दिखा देता हूं, की को थोड़ा तब्दील करता हूं, मेरे पास की नहीं है। सर अगर वो पकड़ ले और फिर डिक्रिप्ट कर ले। अच्छा जी, तो अगर मैं इसको लिख दूं डिक्रिप्ट, तो कहता है डिक्रिप्ट नहीं हो सका। अगर मैं इसके बिट भी पूरे कर दूं, 1 2 3 था ना, यस सर। 1 2 3 1 2 1 2 5 कर देता हूं, बिट मैंने पूरे कर दिए, फिर भी नहीं हुआ। प्लीज चेक योर डेटा, की एंड मोड सिलेक्शन, कहता है कुछ मसला है। लेकिन जो ही मैंने इसको 123 कहा और डिक्रिप्ट कहा, तो नजर आ गया आई एम एहसान उल हक। इस अमल को कहते हैं इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन बोथ, जो कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्या कहते हैं? क्रिप्टोग्राफी। अब इन्होंने कहा कि जनाब अगर वो पकड़ के तोड़ ले, भाई उसके पास की नहीं है, लगा रहे। सभी मैंने आपके सामने की को मैंने सिर्फ 3 को, आखिरी 3 को मैंने 5 कर दिया। वो कहता था मैं नहीं समझता, मैंने इसको 3 को 0 कर देता हूं, 3 को 0 कर दिया, कहा डिक्रिप्ट करो, फिर आ गया नहीं होता जी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। तो अगर आप चाहते हैं, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, कि अब मैंने ये चीज भेजी और मुझे पता है कि, और मेरे टारगेट को पता है कि, और किसी को की पता नहीं है। इसका मतलब सिर्फ मैं और मेरा टारगेट इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बाकी किसी के लिए ये नहीं। इज क्लियर नाउ? तो यहां पर भी यही किया गया कि आपके कोड को इनक्रिप्ट कर दिया गया। पहले एनालॉग सिग्नल आया, एनालॉग सिग्नल को आपने एडीडी कन्वर्टर के हवाले किया, जिसने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। आपने इसको ज्यादा बिट्स थी, कम किया बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट इनकोडर, सोर्स इनकोडर। तो कम हो गए बिट्स, कंप्रेस हो गए। अब कम बिट भेजेंगे और वही मैसेज वहां पहुंचेगा। तो फिर तो हम, इसका मतलब है कि अगर यहां से आप, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी हम यूटी के स्टूडेंट्स को इस्लामाबाद ले जा रहे हैं आज, अब उस गाड़ियों में स्टूडेंट के साथ साथ स्टाफ भी बैठ जाता है कि जी वहां मजे हैं। तो हम कंप्रेस क्या कर रहे हैं? नहीं जी, इट इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट को हम कार्ड देख देख के गाड़ी में बैठाते हैं, और जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको कहते हैं नहीं जो उतर जाए, आपके लिए ये टूर नहीं है। तो यहां भी हमने एक्स्ट्रा बिट्स को उसमें से हटा दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, उसको इनक्रिप्ट कर दिया। देखिए अब यहां पे क्या था, दिखाने के लिए 101110, यहां पे है 01101, टोटली डिफरेंट। अगर पकड़ भी ले, देख नहीं सकेगा, पढ़ नहीं सकेगा, सुन नहीं दे सकेगा, देख नहीं सकेगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सिग्नल। अगर ऑडियो सिग्नल है तो सुन नहीं सकेगा, अगर वीडियो सिग्नल है तो देख नहीं सकेगा। अभी आपने देखा, इट वॉज टोटली समथिंग डिफरेंट, ऐसे लग रहा था किसी और मखलूक की जुबान है। फिर आपने उसको इनक्रिप्ट कर दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे? मल्टीप्लेक्स। अब मल्टीप्लेक्स का मतलब क्या है? अगेन आपने अभी भी डीएलडी पढ़ के आए हो, मैन्यू टू वन। इसका मतलब कि आपके इनपुट बहुत से, लेकिन आपका आउटपुट एक। तो यहां भी आपके मल्टीपल फाइबर्स आ रहे हैं, मल्टीपल चैनल आ रहे हैं। चैनल नंबर 1 है, चैनल 2 है, इस तरह चैनल 3 4 5 एन चैनल्स। यू कंबाइन ऑल एन चैनल्स एंड यू गेट ए सिंगल सिग्नल, कंपोजिट सिग्नल। क्यों? क्योंकि हमारा जो, क्यों हमने ये किया? क्योंकि हमारा जो वाइड एरिया का नेटवर्क होता है, मोस्टली उसकी बैंडविड्थ, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। जैसे छोटी छोटी नहरों से पानी इकट्ठा करें और उसको दरिया में डाल दें, दरियाओं को इकट्ठा करें और समंदर में डाल दें, क्योंकि समंदर की कैपेसिटी ज्यादा है। तो दैट द रीजन व्हाट वी डू,
मल्टीप्लेक्सिंग। अब इसका मतलब कि हमने अपना जो बैकबोन है उसको हमने अच्छी तरह से अब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास बहुत बिट्स हो गए हैं, क्यों, और उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा है, उसमें ज्यादा बिट ले जाने की सलाहियत है, तो हमने उसका फायदा उठाया। फिर हमने क्या किया, हमने उसको स्क्रैम्बल कर दिया। क्या कर दिया, नजर आ रहा है स्क्रैम्बलर? स्क्रैम्बलर इसलिए होता है कि अगर स्क्रैम्बलर इसलिए होता है कि अगर आप, क्योंकि सब लोग आपकी तरह इंटेलिजेंट हैं, गलत तो नहीं कह दिया, खफा तो नहीं हुई? फिर खैर, क्योंकि बात वक्त खफा भी हो जाता है ना कि जी आप हमें क्यों कह रहे हैं, हम तो नहीं है ना। समझ इनको बाद में आती है, कुछ 2-4 मिनट के बाद। एनीहाउ, तो जनाब मैंने कहा कि जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि 1 एंड 0 जनरेट हो रहे हैं, लेकिन ये 1 एंड 0 कुछ है नहीं रियलिटी में। दीज आर सम वोल्टेज लेवल्स, दीज आर सम वोल्टेज लेवल्स। जैसे भी आपने देखा था, मैंने अपने सिग्नल को 5 लेवल में डिवाइड कर लिया था, तो कोई लेवल है वोल्टेज का। कहीं पे मिसाल के तौर पे 1 वोल्ट होगा, कहीं 2 वोल्ट होगा, कहीं 2.5 वोल्ट होगा, कोई वोल्टेज या लेवल है। तो हम चाहते तो ये हैं कि जिस तरह आपको यहां नजर आ रहा है कि हमारे पास कभी 1 हो, कभी 0, कभी 1 कभी 0, यानी मिक्स हो। क्यों? कि हम चाहते हैं कि लेवल्स कम और ज्यादा होते हमें दिखाई दें। क्यों दिखाई दें? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो मोस्टली आज के जमाने में टेराबिट पर सेकंड में है। किसमें है? टेराबिट पर सेकंड में। टेरा का क्या मतलब होता है? 10⁻12, यानी 1000 अरब, 1000 अरब बिट्स 1 सेकंड में। तो अगर कोई यूजर हमें 1 सेकंड में अपने सारे जीरोस दे दे, तो हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा सिस्टम के लिए कि वो मालूम कर सके कि ये बिट इस वक्त कौन से नंबर का है, ये 10वां बिट है, ये 1000वां बिट है, क्योंकि 1 सेकंड में तो 1000 अरब बिट्स आए हैं। इसको कहते हैं मैं लॉस ऑफ सिंक्रोनिटी कर जाऊंगा, सिस्टम लॉस ऑफ। हो सकता है कि वो 1 बिलियन बिट और मैं उसको 1 बिलियन एंड 1 समझ रहा हूं, 1 बिलियन और मैं उसको 1 - 1 कम समझ रहा हूं, और अब 1 बिट भी आगे पीछे हो गया तो सारा डेटा मेरा क्या हो गया, गार्बेज हो गया। इसलिए हम चाहते हैं कि बिट्स ऊपर नीचे होते रहें ताकि पता चले कब बिट स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है। तो जब एंड होगा तो मतलब नया बिट शुरू हो गया, फिर चेंज हुआ तो इसका मतलब अगला बिट शुरू हो गया। तो इसका मतलब कि हम बिट्स को प्रॉपरली सिंक्रोनाइज कर जाएंगे। इसलिए अगर डेटा में, क्योंकि यूजर तो बादशाह है, जैसे स्टूडेंट बादशाह है, बादशाह के साथ और क्या क्या है, मलका। तो बादशाह और मलका है, इस तरह कस्टमर भी बादशाह और मलका होते हैं। वो आपको कंटिन्यूस बिट्स भेज सकते हैं, उनको आप रोक नहीं सकते। तो हम अपनी तरफ से उसमें कुछ बिट्स ऐड कर देते हैं जिसमें चेंजेस होती हैं। इस अमल को क्या कहते हैं? स्क्रैम्बलिंग। ताकि हमारा सिस्टम धोखा ना खाए, लॉस ऑफ सिंक्रोनिटी ना हो। क्लियर हो गया? उस जी, हाँ, दैट द वेरी नाइस क्वेश्चन। नाम बताएं। मुदस्सर अहमद। मुदस्सर अहमद जब रिसीवर पे जाएगा तो हमें पता है हमने ये बिट डाली हुई, हम निकाल लेंगे। तो इसको कहते हैं डी स्क्रैम्बलिंग। ठीक हो गया जी। फिर अगला स्टेप बड़ा मजेदार है, जिसका नाम है चैनल कोडिंग। चैनल कोडिंग, ये ब्लॉक इस्तेमाल होता है इस पर्पज के लिए कि जो डेटा, मिसाल के तौर पे लेट करें, अभी एग्जांपल ले लेते हैं। इस वक्त अगर मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, एज्यूम मैं करता हूं कि ये मैं किसी क्लाउड में सेव कर रहा हूं। क्लाउड कहाँ है? लेट इट बी यूएस में। तो मैं पेशावर में हूं और जहां मैं स्टोर कर रहा हूं वो मुझसे हजारों किलोमीटर दूर है।
और वहां तक पहुंचने में भी 10 15 20 नोड्स दरमियान में इस्तेमाल होंगी। डायरेक्टली तो मैं अमेरिका के साथ कोई डायरेक्ट तार के साथ तो कनेक्टेड नहीं हूं, तो मेरे और अमेरिका के दरमियान मल्टीपल इंटरमीडिएट डिवाइसेस से गुजर के ये अमेरिका पहुंचेगा। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि कोई हाई नॉइज की वजह से लो बन जाए, या कोई लो यानी 0 1 बन जाए? तो बाज स्पेशली जो आपकी फाइल्स हैं, फाइल ट्रांसफर है, एफटीपी है, अगर उसमें एक मिसाल के तौर पे आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर रहे हैं, तो आजकल जब आप कभी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए? यस और नो? कौन सा? शाबाश शाबाश, बोलो। सॉफ्टवेयर किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं किया। ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, बल्कि तीन तरह के होते हैं। लेकिन ब्रॉडली अगर हम बात करें, जो कि आपने आईसीटी पढ़ा था या सीएफ पढ़ा था? आईसीटी। तो आईसीटी में आपको सफदर साहब ने पढ़ाया था कि सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो आपके हार्डवेयर पे जाके बैठता है, और फिर जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर बैठते हैं। तो यूं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्टली आपके हार्डवेयर को टच नहीं कर सकते, दरमियान में सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो काम करता है। ठीक है? तो मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं से ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर रहे हैं, उसकी इमेज फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, और उसमें अगर एक बिट भी आगे पीछे हो गया, तो ये पूरी की पूरी फाइल, जो कि साइज में भी 8 गीगा हो, 10 गीगा हो, कुछ भी हो सकता है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज वेस्ट। आपने 8 10 GB डाउनलोड किया, घंटों में डाउनलोड हुआ, और आखिर में पता चला कि ये तो करप्ट है, तो आपकी तो सारी मेहनत गई। इसलिए चैनल कोडर दरमियान में काम करता है, जो कि ये आपको बताता है कि ये जो फाइल में, और आगे अगेन याद रखिए, आगे आप पढ़ोगे कि जब हम अपना डेटा भेजते हैं, तो इसमें भी कि मेरा डेटा लेट करें कि 10 GB का है, वो 10 GB का की फाइल भेजने वाले को भी ये लगता है कि एक ही फाइल जा रही है, और रिसीवर को भी लगता है कि एक ही फाइल मेरे पास आ गई है। लेकिन जब ये जाती है नेटवर्क पे, तो इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है, और हर पीस को आप कह सकते हैं पैकेट। इसलिए हर पैकेट को चेक करेगा सिस्टम, बल्कि हर फ्रेम को चेक करेगा सिस्टम कि ये वही है जो अमेरिका से भेजा गया है, या इसको रास्ते में कहीं पे कोई तकलीफ हो चुकी है, करप्ट हो चुका है। अगर करप्ट हो चुका है तो उसको वो सेव फिर नहीं करता। तो चैनल कोडर का ये काम होता है कि वो ये मालूम करता है कि कहीं रास्ते में ये पैकेट, ये फ्रेम कहीं करप्ट तो नहीं हो गया। कुछ बात समझ आ रही? शाबाश, क्वेश्चन करें, जल्दी से क्वेश्चन आना चाहिए। नो? नो? ओके। जी, क्वेश्चन ये पूछा गया कि चैनल कोडर और स्क्रैम्बलर में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। स्क्रैम्बलर ये करता है कि मिसाल के तौर पे आप यहां देख रहे हैं कि आपकी बिट है, मिसाल के तौर पे 1010, ये देखिए 10101। इसने इसमें कुछ तब्दीली करके इसको 10001 बना दिया, ताकि although कि ये होता इस पर्पस के लिए है, होता ये इस पर्पस के लिए है
कि अगर यूजर भेजे मिसाल के तौर पे 0 0 0 0 या 1 1 1 एंड 1 मेनी मोर, तो ये इसको चेंज करके मिसाल के तौर पे बना देगा 0 1 0 1। तो अब इसमें अब चेंजेस आ गई हैं, तो ये डेटा स्क्रैम्बल हो गया है। चैनल, इसका मतलब है कि ये डिलिबरेट चेंजेस हैं, जानबूझ के हमने की हैं। लेकिन जो रास्ते में सिग्नल आ रहा है, आपको पता है कहीं पे वो कॉपर से गुजरेगा, कहीं पे वो फाइबर से गुजरेगा, कहीं पे वो एयर से गुजरेगा। तो तीनों केसेस में प्रोबेबिलिटी है कि ये सिग्नल जो 1 था वो 0 हो जाए, या 0 है वो 1 हो जाए। तो अगर ये से एक बिट भी आगे पीछे हो गया तो माइट भी ये सारी की सारी फाइल करप्ट तस्वर की जाएगी। क्या तस्वर की जाएगी? करप्ट। तो फिर सवाल ये है कि अगर हम करप्ट फाइल ही अपने पास सेव करते रहें तो हमें तो इतनी बड़ी बड़ी फाइलें डाउनलोड करने में घंटों लग जाते हैं। तो घंटों के बाद पता चला ये तो करप्ट था, ये तो हमारा वेस्टेज है। इसलिए जरूरी है कि कोई ऐसा सिस्टम हो जो कि हर पीस जब आए तो उसको टेस्ट कर ले, क्या ये वही है जो अमेरिका से भेजा गया है। अगर वही है तो सेव कर ले, और अगर वो नहीं है तो उसको गिरा दे और सोर्स को कहे दोबारा भेजो। दोनों में फर्क समझ आया? सर दूसरे को कुछ ये तरफ है मुश्किल सवाल आने लग पड़े हैं ना जी। चलो जवाब दो। मैंने तो सवाल नहीं किया, आपका क्लास फॉलो कर रहा है, जवाब आपने देना है। ये अच्छा सवाल है कि कैसे पता चलेगा। उसकी फंक्शनैलिटी में ही है, समझ जाओ। गुड, वेरी नाइस। जवाब लो, जवाब लो। लेकिन उसने जो जवाब दिया है उसमें उसका जवाब मौजूद है, आप लोग सुन नहीं रहे हो। इसमें गलती आपकी है। क्यों जी? इनकी गलती है ना? क्या आपकी है? इनकी है। तो जनाब अगर इनकी गलती है तो अब्बास कहता है फिर सुनो, होता यह है कि एक 2 मिनट मुझे दें, मैं दूसरा ये टैबलेट इसके साथ लगाता हूँ, क्योंकि मुझे ये लिखने का यहाँ शो कर रहा है कि मेरे पास पेन है, लेकिन कहाँ लिख रहा? यहाँ क्यों नहीं नजर आ रहा? सर वो शायद प्रेजेंटेशन मोड हो। नहीं, नहीं स्टक है। यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा मेरे पास।
ठीक, वापस आ जाओ जी। सवाल आपने किया कि सोर्स नहीं, जो कि लेट करें पाकिस्तान में है सोर्स, और डेस्टिनेशन जो है वो यूएस में है, कैसे पता चलेगा कि जो डेटा पाकिस्तान से भेजा गया है वो वही है वो या बदल गया है? यही सवाल है ना। तो उसने जवाब दे दिया कि ये तो उसका क्या है, फंक्शनल। फंक्शनैलिटी है, तो जवाब मिल गया। होता यूं है जेंटलमैन कि जब हम यहाँ पे इसके दो दो बातें कर सकते हैं। एक तो ये कि शायद यूएस वालों के पास कोई ऐसी मैजिक स्टिक है जो कि जॉइंट एक डेटा का पीस आता है जिसको हम फ्रेम कहते हैं, उस फ्रेम पे रखते हैं तो रेड लाइन अगर ऑन हो जाए तो इसका मतलब करप्ट है, गिरा दो, ड्रॉप कर दो। और अगर ग्रीन आ जाए, लाइट ऑन हो जाए, तो इसका मतलब गुड है, सेव कर लो। लेकिन आप लोगों ने कहा कि जी साइंस में तो कोई मैजिक की टर्मिनोलॉजी आज तक हमने देखी ही नहीं। इसका मतलब है कि ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। चले हम आपकी ये बात भी मान लेते हैं कि जी गलत हमने आपको बताया, और हम इसको रेजर है, हम इससे इरेज कर देते हैं। ठीक हो गया। अब असल तरीका क्या है उसकी तरफ आते हैं। असल तरीका ये है जेंटलमैन कि असल तरीका ये है कि जो डेटा यहां पे होता है, ये डेटा है, ये डेटा हम एक एल्गोरिथम के हवाले कर देते हैं। अब इशू ये है कि एक्सपर्ट मेरे सामने बैठे हुए हैं, डेफिनेटली, क्योंकि मैं आप जितना लायक नहीं हूं, क्योंकि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं और मैं इलेक्ट्रिक इंजीनियर हूं। और एल्गोरिथम का मुझे क्या पता, एल्गोरिथम का तो आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ये इन चीजों के माहिर हैं। क्या होता है एल्गोरिथम जी? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एक प्रॉब्लम को सॉल्व। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं उसको कहते हैं एल्गोरिथम। तो यहां पे हमने कोई एल्गोरिथम इस्तेमाल किया, मिसाल के तौर पे उस एल्गोरिथम का नाम है पैरिटी चेक, या उस एल्गोरिथम का नाम है टू डायमेंशनल पैरिटी चेक, या उसका नाम है चेकसम, या उसका नाम है सीआरसी। एको चेक उसको बात फिर से भेज करो। नहीं, पहले चेक तो करना है ना, चेक तो नहीं कर रहा। तो इनमें से कोई एक एल्गोरिथम यहां काम कर रहा है, हम ये डेटा इस एल्गोरिथम को देते हैं, ये क्या करता है, हमें वापस वही डेटा वापस कर देता है, इस डेटा में कोई तब्दीली नहीं करता। लेकिन इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बिट जनरेट हो जाते हैं जिनको हम कहते हैं रिडंडेंट बिट्स। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि जी ये नंबर जो था दैट वाज लेट इट बी 610, अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड कर दूं, एज्यूम करें, तो 2 30 60, 1 आ गया, 0 लगाया तो 5, 10 आ गया। क्या ये नंबर तब्दील हुआ? नहीं हुआ, उसी तरह मौजूद है। लेकिन कुछ रिडंडेंट मेरे पास वैल्यूज आ गई, वो मैंने यहां लगा दी। ठीक हो गया। ओके, मैं ये दोनों वैल्यूज मैं ये दोनों वैल्यूज यानी कि डेटा भी और रिडंडेंट बिट भी ट्रांसमिट कर देता हूं। लाजमी तौर पे रिसीवर के पास दोनों चीजें पहुंचेंगी, डेटा भी और रिटर्नेंट बिट्स भी। मैं यहां लिख देता हूं रिटर्नेंट बिट्स रिसीव्ड। यहां तक कोई गलती है? रिसीवर क्या करता है, अब ये सेंडर का एंड था और ये रिसीवर का एंड है। रिसीवर इस डेटा को उसी एल्गोरिथम जो यहां पे सोर्स ने इस्तेमाल किया है
वो ही एल्गो के हवाले कर देता है। एल्गो जब इस डेटा पे अप्लाई होता है, इनमें से कोई भी एल्गो, दोनों को एल्गो पता है, जब एल्गोरिथम वही इस्तेमाल हुआ तो अगेन वही डेटा कल वापस आ जाएगा, डेटा में कोई तब्दीली नहीं हुई, और साथ कुछ रिडंडेंट बिट्स पैदा हो जाएंगी दोबारा रिसीवर के एंड पे। रिडंडेंट बिट्स रिसीव्ड, ये रिसीव्ड थी, ये कैलकुलेटेड में लिख देता हूं। अब रिसीवर क्या करता है, जो रिसीव हुई है उसको कैलकुलेटेड बिट्स, और जो जो रिसीव हुई है और जो उसने कैलकुलेट किया, इन दोनों को कंपेयर करता है। क्या करता है, अगर कंपैरिजन में सेम आ जाए, मिसाल के तौर पे, अभी पहले इसका प्रूफ देता हूं। यहां पे डेटा जो था मैंने अभी ज्यूम किया था कि 610 था, यही किया था ना। मैंने किसी एक नंबर से इसको डिवाइड किया तो आंसर आ गया 305, और 610 और 0 हो गया, ऐसे ही था। अगर डेटा पे कोई तब्दीली नहीं आई तो इसको भी 610 मिलेगा, ये भी उसको 2 पे डिवाइड करेगा, इसको भी रिडंडेंट बिट मिल जाएगा 305। अगर ये 3010 से 30610 से, मिसाल के तौर पे, ये बिट करप्ट हो गया, ये डिजिट करप्ट हो गया, और 0 से 1 हो गया, जूम कर लेते हैं, क्या हो गया है, 1 हो गया है, तो अब यहां पे क्या आएगा, 0.5। रिटर्न बिट बदल गया कि नहीं बदल गया, यानी कि कल जो रिसीव हुआ है वो है 305, और जो कैलकुलेट हुआ है क्योंकि एरर आ गया है तो 305.5 बदल गया। हाँ, अगर बदलता ना, ये भी 610 ही होता, तो फिर 2 से 305 ही आता, आता ना। तो ये 305 जो है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, रियल इस तरह नहीं है, रियल थोड़ा सा काफी तौर पे डिफिकल्ट होगा। तो 305 का अगर दोनों सेम आ गए, अगर दोनों सेम आ गए कैलकुलेटेड और रिसीव्ड, तो इसका मतलब कोई एरर, डेटा में कोई एरर नहीं है, ये अच्छा डेटा है, सेव कर लो। और अगर रिटर्न बिट डिफरेंट आ गए, इसका मतलब डेटा में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, गिरा दो इसको, ये गार्बेज है। मिल गया आपके सवाल का जवाब। तो ये तो उसने बताया था, इतनी इतनी मुश्किल बात तो नहीं थी, उसने यही बताया था ना। क्या बोल्ड है, नहीं लाजो, उसने कहा, क्या बताया था, ये पूरी फंक्शनलिटी तो उसने कहा था। जी, हर एक के पीछे एक, यही तो कह रहे कि भाई क्लास में आने से पहले वो एल्गोरिथम और फंक्शनैलिटी पढ़ के आया करो। तो वापस आए जी, तो यूं सॉरी, इस तरह आपने ये देखा कि ओ, सारी लाइनें जो लगी थी वो इधर लग गई। तो ये ग्रीन डॉट तो इधर उससे शायद इससे होता होता तो क्लियर, ऑल ड्राइंग से क्लियर हो जाता है, लेकिन ये नहीं, नहीं, इतना बुरा जमाना नहीं है जी। चलें, कोई बात नहीं। तो जनाब हम इसी के साथ गुजारा करते हैं।
तो जना ए टू डी, source encoder, encryption, multiplexing, scrambling, and channel coding. Channel coding for what purpose? Error detection. That is for error detection. Error detection के बाद now these are bits. These bits need to be converted into pulses, yani signals. Pulses means signal. So here it is pulses. And these pulses are then modulated. These are pulse modulated wave. We shift it into high frequency broadband modulation. And now a low frequency signal shifted to a high frequency signal. And that high frequency signal is called digital band pass waveform. Now this waveform is sent through a transmit through an antenna or through a wire to the transmission system, to the channel, to the medium. ट्रांसमीटर के बाद हमने क्या पढ़ा था? पहला पढ़ा था सोर्स ने हमें ये वेव दे दी, उसके बाद ट्रांसमीटर ने सारे काम किए और हमें एक ऐसी वेव दे दी जो कि ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए मौजू है। तो हमें ये वेव फॉर्म डिजिटल बैंड पास वेव फॉर्म दे दी ट्रांसमिशन सिस्टम को। तो ये जी ट्रांसमिशन सिस्टम ने उसको किसी भी मीडियम के थ्रू पहुंचा दिया किसकी तरफ? तो लाजमी तौर पे ट्रांसमीटर के बाद क्या चीज आती है? चैनल ट्रांसमिशन सिस्टम, जो कि हार्डवायर भी हो सकता है और यानी हार्डवायर का मतलब है कि दैट इज गाइडेड। अब गाइडेड में कोएक्सियल केबल भी हो सकती है, वो फाइबर ऑप्टिक केबल भी हो सकती है, वो वेव गाइड भी हो सकती है, वो ट्विस्टेड पेयर केबल भी हो सकती है। कितनी अभी तक सीसीएन की कितनी वेव हो गई है लैब्स? क्या पढ़ा उसमें? टीसीपी और आईपी कॉन्फ़िग। अच्छा, ठीक है, ओके। तो अब उसके बाद क्या है? सॉफ्टवेयर में क्या, सॉफ्टवेयर नहीं कहा, वायर कहा है, यानी अनगाइडेड। वो हवा भी हो सकती है, एयर भी हो सकती है, वो वैक्यूम भी हो सकता है, और वो पानी भी हो सकता है, सी वाटर भी हो सकता है। क्लियर एवरीवन? अब उसके बाद क्या चीज आएगी? रिसीवर। तो जो आपने अभी कुछ देर पहले डिजिटल वेव फॉर्म जनरेट की, ये बैंड पास वेव फॉर्म जनरेट की, इसमें से वापस ये चीज निकालनी इज द जॉब ऑफ द रिसीवर। इज द जॉब ऑफ द रिसीवर। रिसीवर का क्या काम है? जो आपने ये वेव फॉर्म भेजी है, जो कि आप बिल्कुल समझ से बालातर है, इससे वापस इस चीज को एक्सट्रैक्ट करना। क्लियर? तो जनाब यही काम अब हम करने जा रहे हैं कि रिसीवर का काम क्या है? टू एक्सट्रैक्ट द डिजायर्ड सिग्नल फ्रॉम द रिसीव्ड सिग्नल क्या है? अभी आपने देखा है एक वेव फॉर्म है जो कि हाई फ्रीक्वेंसीज में है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे है। उस रिसीव सिग्नल से हमने क्या करना है? ऐड द चैनल आउटपुट एंड टू कन्वर्ट इट टू ए फॉर्म सुटेबल फॉर द आउटपुट ट्रांसड्यूसर। कहता है मेन फंक्शन क्या है? अगर वहां मॉड्यूलेट किया तो यहाँ पे डीमॉड्यूलेट करें, वहां पे अगर हमने उसको कंप्रेस किया तो यहाँ पे डीकंप्रेस करें, वहां पे अगर इंक्रिप्ट किया तो यहाँ पे डीक्रिप्ट करें। कुछ काम ऐसे हैं जो कि वहां नहीं किए, वो यहाँ करने हैं। मिसाल में फिल्टरिंग वहां नहीं की थी, यहाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि रास्ते में उसमें क्या चीज ऐड हो गई होगी? नॉइज। नॉइज किसे कहते हैं? अनवांटेड सिग्नल। हर वो सिग्नल जो अनवांटेड है वो नॉइज है, और वो आपके सिग्नल में, अच्छे सिग्नल में मिक्स हो चुका है, तो उसको हटाना है। उसके लिए क्या चीज इस्तेमाल करनी होगी? फिल्टर। तो इसमें इसका मतलब रिसीवर में कुछ चीजें और भी ऐड हो गई। क्लियर होगी मेरी बात जी?
तो बिस्मिल्लाह करते हैं विद दिस नाउ। नाउ इट इज डिजिटल कम्युनिकेशन रिसीवर। क्या चीज को रिसीव होगी? बैंड बैंड पास जो हमने अभी ये पढ़ा, ये देख लें। अभी हमने पढ़ा कि ये हमने ट्रांसमीटर नहीं, ट्रांसमीटर साहब ने क्या चीज ट्रांसमिट की? बैंड पास वेवफॉर्म। बैंड पास वेवफॉर्म। अब ये वेवफॉर्म और प्लस नॉइज, रास्ते में इसमें नॉइज भी ऐड हो गया होगा, अनवांटेड सिग्नल भी ऐड हो गए होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहां से बोल रहा हूं और सोने से पहले अगर मुझे सुन लें तो लेट करने दरमियान से ये कुछ बंदा बोल रहा है, व्हाट्स योर नेम? हमजा। तो अब पीछे जो आवाज आ रही है उसको मेरी आवाज भी है, लेकिन उसमें इसकी आवाज मिक्स हो चुकी है। तो रिसीवर का काम यह है कि इसकी आवाज को बीच में से हटाए ताकि मेरी आवाज सिर्फ उसको, जो उसके लिए रियल सिग्नल है, उसको रिसीव कर सके। तो इस बैंड पास फिल्टर आपने भेजा, बैंड पास फिल्टर के अंदर क्या चीज ऐड हो गई? नॉइस। और ये नॉइजी सिग्नल रिसीवर के इनपुट पे आपको वही बैंड पास वेवफॉर्म मिल गई। तो अब ये मॉड्यूलेटेड वेव है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव है। हमने इसको वापस लोअर फ्रीक्वेंसी पे वापस लाना है। ये देखिए जी, डीमॉड्यूलेट किया तो वो इस चीज हमें मिल गई जो हमारे पास बेस बैंड सिग्नल था। जब मॉड्यूलेशन से पहले होता है तो उसको कहते हैं बेस बैंड सिग्नल। क्या कहते हैं? बेस बैंड सिग्नल। और जब मॉड्यूलेट हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बैंड पास। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द बेस बैंड एंड द पास बैंड? बैंड पास। बेस बैंड इज नॉट मॉड्यूलेटेड। अभी जो मैं बोल रहा हूं ये कौन सा सिग्नल है? बेस बैंड। इट हैज नॉट बीन मॉड्यूलेटेड। लेकिन when we modulate it and we get an output, that output will be called as band pass। ठीक हो गया? तो हमने उससे वो वापस वेव निकाल ली जो वेव फॉर्म सेंटर के साइड पे थी। फिर क्या है जी? उसके आगे आपने ये आपने नॉइज को रिमूव करने की इक्वलाइजर लगाया गया। क्या लगाया गया? इक्वलाइजर, जो कि सेंटर के एंड पे नहीं था, जो कि सेंटर के एंड पे नहीं था। फिर क्या? इक्वलाइजर के बाद वहां पे कोडिंग की थी ना, चैनल कोडर। चैनल कोडर था, यहाँ पे चैनल डिकोडर है, जिसने मालूम किया कि चीज आई है वो ठीक है या खराब है। फिर इसके बाद चैनल कोडर के बाद वहां पे आपने उसको स्क्रैम्बल किया था, एक्स्ट्रा बिट में ऐड की थी, वो आपने चुप करके हटा दी क्योंकि यूजर की तो वो नहीं है, यूजर खफा हो जाएगा उससे। तो डी स्क्रैम्बल ने उससे वो बिट्स रिमूव करके ओरिजिनल बिट्स वहां पे रहने दी, या उस ओरिजिनल बिट्स को रिप्लेस कर दिया इन अदर वर्ड्स। अब आपके पास ओरिजिनल बिट जो सेंटर ने भेजी थी वो आ गई। फिर आपने क्या किया? आपने मल्टीप्लेक्स किया था, लाजमी तौर पे उसको अलग अलग करो, डी मल्टीप्लेक्स करो। पहले था मैनी टू वन, अब वन टू मैनी, डी मल्टीप्लेक्सिंग। उनमें से एक सिग्नल जो है, मतलब एक चैनल हमारा है, बाकी चैनल दुनिया और लोगों के हैं। डी मल्टीप्लेक्स के बाद क्या होगा? डी मल्टीप्लेक्स के बाद आपने इंक्रिप्ट भी तो किया था, तो यूजर को तो आपने इंक्रीमेंट नहीं देना। यूजर को तो आपने देखे ना, आप अगर आप अभी इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप, तो वो उसमें लिखा होता है कि जी आपका सिग्नल जो है वो क्या है? एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इसका मतलब है कि आपके उनके मुताबिक आपकी मशीन पे, यानी कि आपके लैपटॉप पे या आपके मोबाइल पे इसको डिक्रिप्ट किया जाता है। उससे पहले तक ये क्या होता है? इनक्रिप्टेड होता है। फिर इनक्रिप्ट के बाद हमने डिक्रिप्ट किया, डिक्रिप्ट करने के बाद हमने कंप्रेस भी तो किया था, हमने तो उसमें से बिट कम कर दी। हमने उसको दोबारा डी डी सोर्स डिकोडर लगा के डीकम्प्रेस कर दिया। क्या कर दिया? डीकम्प्रेस कर दिया। डीकम्प्रेस करने के बाद हमने तो अब डिजिटल में कन्वर्ट किया है। यूजर तो एनालॉग सुनना चाहता है, तो हमने उसको वापस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में ले गए। और ये एनालॉग सिग्नल जो हमने सोर्स एंड पे भेजा था, सोर्स ने में दिया था, डेस्टिनेशन को एग्जैक्टली वही चीज आपको नजर आ रही है, आपको नजर आ रही है कि एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे वापस हो गई।
तो यूं आपने देखा सोर्स क्या देता है, सोर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ट्रांसमीटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चैनल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रिसीवर की क्या है, और डेस्टिनेशन की क्या है। एनी क्वेश्चन? सर ये कंप्रेशन में हम डेटा के साइज को कम कैसे करते हैं? ओके, आपने कहा कि जनाब कैसे हम सिग्नल को कंप्रेस करते हैं। तो इस अगेन जैसे कि अभी कुछ किसी ने पहले कभी इन्होंने कहा कि हर चीज के लिए कोई ना कोई एल्गोरिथम होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूंगा कि आज आप एक एल्गोरिथम जिसका नाम है लेम्पेल्जिव वी, या टूल वाइज कहना चाहते हो तो मैं कहूंगा आप बात कर लो फॉर एग्जांपल विन रार की या विन जिप की। तो विन जिप है या विन रार है, आप उसको जब डेटा देते हो तो वो चेक करता है कि कहां पे रिडंडेंट बिट्स हैं, यानी बार बार आ रहे हैं, क्यों ना मैं इनको इनमें से निकाल लूं। और उस डेटा को मैं, लेकिन उस डिवाइस को पता होता है कि मैंने कहां कहां से डेटा निकाला हुआ है। तो वही एल्गोरिथम जब डेस्टिनेशन साइड पे नजर आता है तो देखता है कि ये चीज तो, ये जो 4 बिट है ये तो एक्चुअल में 40 बिट थी एक्चुअल सोर्स में, वो वापस उसको 40 बिट से रिप्लेस कर देता है। तो यूं आप देखते हैं कि आप उसको मिसाल के तौर पे 10 मेगाबाइट्स की फाइल देते हो, आउटपुट पे आपको 2 मेगाबाइट की फाइल मिल रही होती है। इसी तरह मिसाल के तौर पे आपने कभी बीएमपी की पिक्चर देखी है? जब आप पिक्चर सेव करते हैं तो मुख्तलिफ, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे आ जाऊं, पेंट पे चला जाता हूं, पेंट, और ओपन कर लेता हूं। यहां पे ज्यूम करें कोई पिक्चर वो है, मैं उसको सेव करना चाहता हूं, तो सेव करता हूं। अगर चलें यहां पे अगर आप देखें तो दे आर डिफरेंट फॉर्मेट्स। तो कुछ जो है मिसाल के तौर पे ये क्या कह रहा है कि जनाब मैं 256 कलर बिट मैप यूज करूंगा, तो 256 कलर यूज करेगा तो, और ये कहता है मैं 16 बिट करूंगा, 16 कलर्स करूंगा, दोनों की बिट सेम होंगी? नहीं। तो अगर आप एक इमेज को लेट करें बीएमपी में सेव कर लें, ये बीएमपी में इसका साइज ज्यादा होगा। आप उसी फाइल को अगर जेपैग में ले जाएं, साइज कम हो जाता है, क्योंकि जेपैग क्या है, कंप्रेशन टूल इस्तेमाल करता है। तो यू आपका मुख्तलिफ, हर, मैंने कहा कि एक ही टूल सबके लिए काम नहीं करता, क्योंकि हर एक में एक ही तरह की रिडंडेंट बिट्स नहीं होती, एक्स्ट्रा बिट्स नहीं होती। हर एक का फॉर्मेट डिफरेंट है, डेटा का अलग है, वॉइस का अलग है, ऑडियो का अलग है, वीडियो का अलग है। उसके मुताबिक हमने, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कई वॉइस इनकोडर्स हैं। वॉइस इनकोडर का मतलब है कि उनको वॉइस को कंप्रेस या डीकंप्रेस करने का तरीका आता है। इसी तरह कुछ वीडियो इनकोडर्स हैं, वो वीडियो को कंप्रेस और डीकंप्रेस करना जानते हैं। क्लियर होगी मेरी बात जी? और कोई क्वेश्चन? शाबाश, हैव ए मिनट टू थिंक अबाउट, क्योंकि क्लास एक दफा गुजर जाती है तो फिर दोबारा नहीं होती। वही अच्छा टाइम है कि आप अपना सवाल, आपका आपका कोई क्वेरी है, कोई एम्बिग्विटी है, तो उसको आप जी। जो हम कहते हैं कि व्हाट्सएप एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, लेकिन ये जो हैक किया जाता है व्हाट्सएप को, कोई और उसको, किसी और को एक्सेस मिल जाता है, फिर वो उसकी सारी चीजें देख रहा होता है कि मतलब ये किस तरह मैसेज कर रहा है, किसको कर रहा है, क्या भेज रहा है, वो सब दिखाई दे रहा होता है। तो वो और फिर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा गया कि हमें जब ये बताया जाता है कि ये इंक्रिप्टेड है, स्पेशली आपने देखा होगा कि खुदा ना खास्ता कहीं पे भी कोई भी मसला होता है तो स्पेशली आपकी जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बाज़ औक़ात उन अटैकर्स की और पीछे जो सहूलतकार होते हैं उनकी कम्युनिकेशन को भी पब्लिक कर देते हैं कि देखें जी ये बातें कर रहे थे। तो एंड टू एंड लाजमी तौर पे
अटैकर और उसका सहूलतकार इतना बेवकूफ तो नहीं है कि वो प्लेन टेक्स्ट में भेज रहा होगा, लाजमी तौर पे वो इनक्रिप्टेड है। जो भी वो चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज इनक्रिप्टेड, नो डाउट। लेकिन मैंने आपको बताया कि इंक्रिप्शन के पीछे क्या है, एल्गोरिथम। हर काम के पीछे, आपने खुद ही कहा, अभी आपके दोस्त ने कहा कि हर टास्क के पीछे कंप्यूटर साइंस में कोई एल्गोरिथम होता है जो रन कर रहा होता है, और एल्गोरिथम सबको पता होता है। एल्गोरिथम, जैसे अभी मैंने कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल किया था फॉर इंक्रिप्शन, एईएस, एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम, एईएस। अब पूरी दुनिया को पता है। अब जो चीज सिर्फ अननोन है वो की है। तो अगर मैं किसी तरीके से आपकी की को, लाजमी तौर पे आम बंदे के लिए मुश्किल है, लेकिन इंटेलिजेंस वालों के पास तो पैसा बहुत, उनको एक्सेस भी बहुत, उनके पास इक्विपमेंट भी बहुत, और उनको इन कंपनीज के ऊपर रसाई भी हासिल है। मिसाल के तौर पे क्या टेलीनॉर फॉर एग्जांपल या वारिद, वो पाकिस्तान में ऑपरेट करें और इन कंपनीज पे, इंटेलिजेंस कंपनीज का हाथ ना हो, डेफिनेटली है। तो ये डिफरेंट कीज को ट्राई करके, इसको मतलब ब्रेक करके कीज को, once the key is broken then you can watch the complete message। तो जिस तरह, और फिर लाजमी तौर पे ये भी होता है कि जब जिसने ये इंक्रिप्शन का टूल बनाया होगा तो खुदाई खिदमतगार तो नहीं था, या इसलिए क्या कि नहीं मुझे जन्नत में इस पे सवाब मिलेगा, नहीं। तो उसने ये जब बनाया तो उसको उसको तोड़ने का तरीका भी आता है। तो फिर वो अपना उसको तोड़ने का, मैं शायद बनाने के भी जितने वो पैसे कमाता है, उसको तोड़ने के तरीके वो सारे को नहीं देता। लेकिन जो जो मिसाल के तौर पे, क्या वो चाहेगा, या लट करे वो अमेरिकन कंपनी है, तो अमेरिकन कंपनी उसको ये अलाउ करेगी कि जनाब तुमने ये मेथड, ठीक है बहुत आपका मेथड सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन कम अज आपको उस वक्त हम अपने मुल्क में या अपने, अमेरिका है तो पूरी दुनिया में आपको ऑपरेट करने देंगे कि जब आप हमें इसका तोड़ने का तरीका भी बताएंगे। एंड देन माइट बी उसको हैवीली पे किया जाता होगा, और उसका काम ही है कि भाई वो पेमेंट हासिल करे, रेवेन्यू जन अपने फायदा ले। तो हर चीज का जहां पे रोकने वाला होता है वहीं पे तोड़ने वाला भी होता है। तो इवन ऐसे कई टूल्स हैं, ये तो मतलब बड़ी कंपनीज की बात हम कर रहे हैं, नहीं, इवन आम लोगों के पास भी ऐसे टूल्स मौजूद हैं जिसको हम कोई भी इनक्रिप्टेड डेटा दे देते हैं, और इन्हें वैलिड टाइम वो तोड़ के बता देता है कि जनाब ये है इसकी की और ये है सब कुछ। Yes. तो ये नहीं है कि भाई अगर उन्होंने कह दिया कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है तो बस इसका मतलब है कि ये समझ लो कि भाई ये तो तोड़ना मुमकिन ही नहीं है। नहीं, अगर ये तोड़ना मुमकिन ना होता, इसका मतलब फिर तो अल्टीमेट सिक्योरिटी मिल गई, और अगर अल्टीमेट सिक्योरिटी हो मिल गई तो फिर क्या साइबर सिक्योरिटी के लोगों को, डिफेंस के लोगों की जरूरत है? नहीं है। लेकिन वो तो मौजूद है, हर कंपनी में मौजूद है, इसका मतलब कि हर चीज का तोड़ है। इंक्रिप्शन तो इंक्रिप्शन है जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, बनाने वाला खुद कहता है कि ये रिवर्सिबल है। हैशिंग जो है इरिवर्सिबल है, लोग उसको भी तोड़ते हैं। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन अदर जी? नो? क्लियर? क्लियर? चलें जी, आज के लिए मैं इसको रोक रहा हूं क्योंकि अगली मेरी फिर क्लास है, अटेंडेंस भी लेनी है।